सेकंड फेसबुक लाइव हमने किया था पाकिस्तान में। हम लोग बहुत ज़्यादा मकबूल थे, बहुत फेमस थे। फैसलाबाद के लड़के इस नेम से हमारी पैरोडीज आती थी। वहाँ का एक प्रोग्राम है जो अभी भी चल रहा है, मजाकरात के नाम से। हमें वहाँ से कॉल आई, तरक्की नहीं कर पा रहा पाकिस्तान में और इसकी बहुत आवाम और इसकी कि हमारे मुल्क में टैलेंट बहुत है, लेकिन फिर भी हम लोग नीचे हैं। मंसूराबाद, तारकाबाद, समनाबाद, इलाहाबाद, महमूदाबाद, जो सजाद जानी साहब के साथ बड़ी वायरल हुई। लो जी दोस्तों, सजनों, मित्रों, कालियों, पीलियों, चिट्टियों, नीलियों, विंगियां, लतालियों, खाली जेबालियों, टूटे कन्ना। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका मेज़बान रईसुर रहमान। आज मैंने फैसलाबाद में एक ऐसी पर्सनालिटी, मल्टी टैलेंटेड आरजे भी हैं और रेडियो से मुंसलिक 12 साल इनको हो गया रेडियो से मुंसलिक हुए। तो एक बंदा मैंने टिकटॉक के ऊपर ढूंढा और टिकटॉक पे इनकी एक वीडियो जो सजाद जानी साहब के साथ बड़ी वायरल हुई। तो उस वक्त का ना मुझे तकरीबन 2 माह हो गए, मैं ढूंढ रहा था यार ये बंदा कौन है। वो बंदा मैंने आज ढूंढ लिया है। मेरे साथ मौजूद हैं आरजे ज़ीशान हैदर। कैसे हैं आप ज़ीशान भाई? जी रईस भाई, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, मैं बिल्कुल फिट फाट हूँ। और जितने लोग देख रहे हैं, आप सबको भी मेरी तरफ से सलाम, प्यार और बहुत सारी दुआएं। अच्छा, रईस भाई ने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। मैं यहाँ पे खुद ही वो मेमोरी शेयर करता हूँ कि मुझे जो कह रहे हैं ना, इतनी मुश्किलों से ढूंढा है। सो कोई इतनी मुश्किल से भी नहीं ढूंढा, बड़ी आसानी से मिल गया। मैं कोई इतना बड़ा स्टार नहीं हूँ। हुआ यूँ कि मुझे तकरीबन 10-15 दिन पहले की बात होगी, मुझे कॉल आई। सो रईस भाई ने कहा कि हमने आपका वीडियो इस तरह देखा है, सो आपसे मिलना चाह रहे हैं। सो मैं बिज़ी था, आउट ऑफ सिटी था म्यूज़िक प्रोग्राम पे। तो मैंने कहा चले मिलते हैं। फिर वो एक हफ़्ता लग गया मुझे फ्री होते होते। खैर हमारी मुलाकात हुई, बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात हुई। और मैं देखने वालों को ये बता दूं कि इन्होंने कहा है कि मल्टी टैलेंटेड मुझे ये कह रही हैं, लेकिन ज़ाती तौर पे ये खुद बहुत मल्टी टैलेंटेड हैं। इनके अंदर इतने टैलेंट छुपे हुए माशाल्लाह। इनका जो गाने का जो एक्सपीरियंस है, और ये इतने बड़े लेजेंड इजाज़ कैसर साहब के शागिर्द हैं। और ये रागों के बारे में, म्यूज़िक के बारे में इनकी नॉलेज जब मैंने सुनी, अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए भी यार। एक बंदा जिसका गेटअप ही नहीं है, वो जो बिल्कुल जिसकी फील्ड ही और वो इतना बारीक, क्या बात है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। सो पहला पॉडकास्ट इन्होंने कहा कि मैं आपके साथ शुरू करना चाहता हूं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मेरी खुशकिस्मती है कि इतना टैलेंटेड बंदा जिसके साथ मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो बहुत शुक्रिया रईस भाई, आपकी इज़्ज़त अफजाई का, और आपने इतना प्यार दिया। सो अब आप बताइए किस क्लिप की आप बात कर रहे थे? मैं तो यही कहूँगा कि जैसे मैंने आपको ढूंढ लिया, आपने भी मुझे ढूंढ लिया। तो मैं सबसे पहले यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपका क्लिप वायरल हुआ था। लो जी दोस्तों, सजनों, मित्रों, कालियों, पीलियों, चिट्टियों, नीलियों, विंगियां, लतालियों, खाली जेबालियों, टूटे कन्ना, मुझे बड़ा पसंद है। तो मैं यही चाहूँगा कि जो ये ऑडियंस है जो देख रहे हैं हमें, वो पहले ये देखें कि ये क्या चीज़ थी, तो फिर हम आगे चलते हैं। जनाब वो असल में हम सोशल मीडिया पे आप सब जानते हैं बहुत वायरल थे। फैसलाबाद के लड़के इस नेम से हमारे पैरोडी सॉन्ग्स बहुत वायरल होते थे। और पाकिस्तान के जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे उनका ताल्लुक मीडिया से है, चाहे उनका ताल्लुक स्पोर्ट्स से है, चाहे उनका ताल्लुक ड्रामा इंडस्ट्री से है, जर्नलिज़म से है, वो सब हमारे मद्दाह रहे हैं और बहुत प्यार दिया है। जिनमें से मैं कुछ शख्सियतों के नाम लूँगा। अरशद शरीफ साहब, खुदा गरी के रहमत करे, बहुत बड़े सहाफ़ी थे। और हसन निसार साहब हैं, और इसी तरह के और एक्टर्स जितने हैं। इनफैक्ट मेरे लिखे हुए पैरोडी सॉन्ग स्टेज पे परफॉर्म हुए हैं। बड़े बड़े पाकिस्तान के कॉमेडियन हैं जिन्होंने स्टेज पे उनको गाया है। सो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने बड़ा नाम दिया। तो उन दिनों में हम नए नए तजुर्बात करते रहते थे। सो मेरे जहन में एक आइडिया है यार, ऐसा कुछ हो जो बिल्कुल डिफरेंट हो, जो पहले कभी हुआ ना हो। सो फिर मैंने सोचा कि यार फैसलाबाद की सैर करवाता हूँ 1 मिनट में। चूँकि मैं रेडियो प्रोग्राम जब करता था रईस भाई, तो मेरी ना ये होती थी कि शुरुआत मेरी ज़रा ऐसी हो जिसमें जितने लोग मुझे सुन रहे हैं सबको मैं एक ही दफ़ा सलाम करूं, सबको एक दफ़ा जकड़ लूं शुरू में ही। सो मैं शहरों के नाम लेता था, गली मोहल्ला, कोई भी बंदा जो सुन रहा है, ताकि जो भी सुन, क्योंकि रेडियो एक ऐसी चीज़ है, जब आप सुन रहे होते हैं तो अगर आपका नाम लिया जाए, आपके इलाके का नाम लिया जाए, तो आपको बड़ा स्पेशल फील होता है। बिल्कुल। सो मैं उस वक्त इस तरह सबके नाम यानी कि लेता था। तो फिर मेरे जहन में यही आइडिया क्लिक हुआ, तो हमने सोचा कि यार ऐसा करते हैं। तो फिर मैंने फैसलाबाद के जितने एरियाज़ हैं, ये मुझे सर्च करने में मुझे बड़ी मेहनत लगी। मैंने इलाकों के नाम ढूंढे। अभी भी बहुत सारे नाम जो हैं छोटे छोटे वो रहते हैं, लेकिन अब ये भी एक चीज़ है ना, मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आए नीचे कि भाई हमारे फ़लाँ इलाके का नाम लिया, फ़लाँ इलाके का नाम नहीं लिया। सो मैं हमेशा जवाब देता हूँ। मैं फिर कहूँगा कि एक तो ये हमारे अंदर बहुत बुरी आदत है कि हम लोग अप्रिशिएट नहीं करते, कीड़े निकालने बैठ जाते हैं। बिल्कुल। आप ये देखें ना कि अब एक इलाका है मंसूराबाद,
बेसिक वो एक इलाका है मंसूराबाद, उसके अंदर छोटे छोटे इलाके लोगों ने बना लिए हैं, रोज़ा पार्क, फारूखाबाद, एक यानी कि एक और सिविल लाइन, इस तरह लोग छोटे छोटे इलाके मजीद बना ले, लेकिन बेसिकली वो मंसूराबाद ही है सारा। बिल्कुल सो इस तरह अब कोई कहे फरूखाबाद का नाम नहीं लिया, उसका नाम नहीं लिया, तो ये आई थिंक मैं कोई गूगल मैप दा पुत्र तो मैं भी नहीं हैगा। सो मैं भी उसी हिसाब से एक जो मोटे मोटे जो नाम है फैसलाबाद की वो मैंने सैर करवाई है और वो लोगों को बड़ा अच्छा लगा है, और बड़ा पसंद किया उन्होंने जी। दूसरी बात ना ये है कि जो सी मैंने अंदर उसके चीज देखी और उस चीज का मजा लिया, वो ये था कि आपकी स्पीड, जी जो बिल्कुल आपको इलाके याद थे उनकी स्पीड इतने फास्ट तरीके से आपने कहा कि बड़ा मुझे अच्छा लग रहा था। तो मैंने तो वो चीज़ देखी। लोग जिन्होंने नुक्स निकालना होता है वो किसी की मतलब इस टैलेंट को बर्बाद करने में उनका पूरा हाथ होता है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन ये है कि उस जो अच्छी चीज़ें हैं उसके अंदर, जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो एक्सप्लोर करें और उस बंदे को देखें कि उसके अंदर ये कितना हिडन टैलेंट है। तो मैंने वो देखा, उस स्पीड से मैं बहुत इम्प्रेस हुआ आपकी। बेसिकली वो जो स्पीड है ना, चूंकि मेरा ताल्लुक रेडियो से है, सो रेडियो काम ही ऐसा है हमारा जिसमें बोलने की प्रैक्टिस हमें बहुत ज़्यादा होती है। फिर मेरा ताल्लुक चूंकि म्यूज़िक से भी है, वो इसलिए मेरी स्पीड रेडियो पे भी जब मैं शुरू हुआ था तो मुझे सब कहते थे कि यार ये बड़ा तेज़ है, ये लड़का बड़ा तेज़ है, ये बच्चा बड़ा तेज़ है। जब मेरी शुरुआत हुई थी आज से 12-13 साल पहले, सो तेज़ मैं बोलता हूँ ऑलरेडी। तो जब मैंने नाम याद किया तो फिर मैंने यही सोचा कि यार अगर मैं इसको वैसे नाम लूँगा तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, जितना मैं स्पीड से लूँगा तो वो ज़्यादा वो चीज़ असर करेगी लोगों पे। सो वैसा ही हुआ कि इस वीडियो को अप्रोक्सीमेटली ये 4 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक वो हर साल बाद कोई ना कोई वो एडिट करके लगाता है, वो दोबारा वायरल हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। सो अभी वो फिर दोबारा वायरल, लेकिन बड़ी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो जो मैंने आज से कुछ साल पहले जो मैंने एक रिकॉर्ड की शक्ल में चीज़ बनाई, अभी तक वो मेरा रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा नहीं है। बिल्कुल। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आप वो सुना ही दें। जी बिल्कुल जी, मैं जी रईस भाई के इस पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म से आप सबको बहुत सारा सलाम और प्यार देता हूँ। ख़ास तौर पे मंसूराबाद, तारकाबाद, समनाबाद, इलाहाबाद, महमूदाबाद, अफगानाबाद, अहमदाबाद, गुलामाबाद, शमशाबाद, रहमताबाद, निशाताबाद, हाजियाबाद, जमीलाबाद, हैदराबाद, खालदाबाद, मोहम्मदाबाद, करीमाबाद, अकबराबाद, सैफाबाद, रजाबाद, मुस्तफाबाद, ग्रीन टाउन, फैसल टाउन, वाबड़ा टाउन, हजवेरी टाउन, उस्मान टाउन, माडा टाउन, मदीना टाउन, मिल्ला टाउन, लालपुर टाउन, इकबाल टाउन, मुसन टाउन, मेन टाउन, यूसर टाउन, वाल्टर टाउन, गुलिस्तान कॉलोनी, नेमत कॉलोनी, ताज कॉलोनी, रफ़ी कॉलोनी, जना कॉलोनी, सितारा कॉलोनी, डी टाइप कॉलोनी, तंबू कॉलोनी, पीपल्स कॉलोनी, बटाला कॉलोनी, सईद कॉलोनी, निसार कॉलोनी, गुलबार कॉलोनी, वारिसपुरा, नूरपुरा, मर्जीपुरा, गोविंदपुरा, सिद्धपुरा, निगमानपुर, बलकपुर, नूरपुर, बुलंद चुकी, माई दी चुकी, मेहंदी मला, गुजरमला, इस्लाम नगर, रसूल नगर, प्रताप नगर, ईडन गाने, नेड़बड़, क्वास स्टेडियम, जंग बाजार, वाना बाजार, कारखाना बाजार, मिंटू कुमरी बाजार, चिनियोट बाजार, अमीनपुर बाजार, कचहरी बाजार, रेल बाजार, जीएस यूनिवर्सिटी, जरी यूनिवर्सिटी, गुरबैट, डी ग्राम, जनाब पार्क, इस्लामी पार्क, कलीम शीर पार्क, मिला चौक, चनाब चौक, गुमटी चौक, आदम चौक, राजा चौक, समोसा चौक, अकबर चौक, नगीना चौक, अकबाव चौक, फारा चौक, संबल चौक, बाबर चौक, सलीमी चौक, नूर चौक, अमीर चौक, चाइना चौक, मंदिर चौक, लालमी चौक, लाइटमोड़ चौक, नरवाल चौक, जिला कौंसल चौक, रेलवे स्टेशन चौक, जामिया तीजा चौक, हरियावाला चौक, गेटावाला चौक, सेंट्रल जेल, गोकुआ, धनौला, सताना, कानवाना, जीटीएस, लारियडा, भैयाला, गट्टाला, मानाला, खुड़ाला, जनला, तानला, साइला, ठेकीला, जुमला, समुद्री, मकवाना, ककुआ, डिजकोट, शाहकोट, 2 चक, 3 चक, रामदवाली, लालिया, मंदनगर, चनाब नगर, जंग, टोबा, चिनियोट, पूरे फैसलाबाद डिवीजन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या स्पीड है आपकी, क्या स्पीड है। और बहुत शुक्रिया। इतने नाम याद करने, इतने तो बंदे के बच्चे भी हों तो वो इतने नाम याद ना कर सके। तो बहुत अच्छा लगा। और वाकई मैं जिस तरीके से कंट्रोल कर रहा था ना अपने इमोशंस को, मतलब हंसी दिल कर रहा था कि एक नई चीज को सुन के, और इसको बार बार मैंने सुना है टिकटॉक पे, मैं कोई तकरीबन 20-25 बार सुन चुका हूँ, और अब दोबारा जब लाइव मैं ये सुन रहा हूँ मुझे दोबारा लग रहा है कि एक नई चीज़ है। तो ये मैंने इस तरीके का ना टैलेंट नहीं देखा। तो बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जियान भाई, मैं बड़ा हैरान हूँ कि टैलेंट से भरा हुआ है पाकिस्तान ना। बिल्कुल। और मतलब ऐसा टैलेंट कि मैं अगर उसको वो झटकी ज़बान में कहूँ ना तो जुगाड़ू सिस्टम। बिल्कुल मतलब हर चीज़ से कोई ना कोई चीज़ निकाल लेते हैं, ऐसे एटीएम मशीन भी खोल लेते हैं। और मतलब क्या क्या मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया में मशहूर है पाकिस्तानियों के जुगाड़। आप सोशल मीडिया पे देख लें, ऐसे ऐसे जुगाड़ करते हैं कि दुनिया हैरान। बिल्कुल, मैं तो कहता हूं इनको अगर आप फैसिलिटीज भी इनकी ख़त्म कर देना, ये ऐसी निकाल लेंगे कि बंदा हैरान होगा कि यार इस चीज़ से इन्होंने ये चीज़ बना ली। लेकिन फिर भी मतलब पाकिस्तान में इतना टैलेंट होने के बावजूद भी कोई तरक्की नहीं कर पा रहा पाकिस्तान में, और इसकी आवाम और इसकी तरक्की नहीं, उसकी क्या वजह हो सकती है? बहुत बारीक और बहुत अच्छा सवाल किया रईस भाई आपने। और बिल्कुल ये सोचने की बात है कि हम लोग इतने बारीक होते हैं, ऐसे ऐसे आइडियाज़ ये लोग निकालते हैं। दुनिया मोतरफ़ है हमारी कि यार पाकिस्तानियों के जुगाड़ के आगे भाई हम हैरान हैं, सभी हमारे हाथ खड़े हैं यहाँ पे।
लेकिन फिर भी तनज़्ज़ुली का शिकार ही क्यों है हमारा मुल्क, नीचे की तरफ क्यों जा रहे हैं? नौजवान इतने टैलेंटेड हैं फिर भी वो आवारा फिर रहे हैं, वेले हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, जॉब्स नहीं है, क्या इसकी रीज़न क्या है? अच्छा, एक तो रईस भाई इसमें ना कहीं जो आपकी गवर्नमेंट होती है उसका भी अमल दखल है। और आपने जैसे कहा कि फैसिलिटीज़ अगर इनसे ले ली जाए, फैसिलिटीज़ इनको पहले दें तो सही, दे ही नहीं रहा कोई, और पहले ही फैसिलिटीज़ तो हैं ही नहीं। खैर, जहाँ तक आपने ये जुगाड़ की बात की ना, मुझे एक बड़ी अच्छी एक कमाल की स्टोरी यहाँ पे याद आई है, और ये जितने लोग देख रहे हैं यकीनन वो भी बड़ा मज़ा लेंगे। टैलेंट तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क में, और आइडियाज़ ऐसे ऐसे हैं कि हम लोग सोच भी नहीं सकते कि यार ये कहाँ से सोच लिया इन्होंने। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक किस्सा है छोटा सा, गुजरांवाला की बात है ये। 2013 की बात है ये। हम गुजरांवाला जाते थे म्यूज़िक इवेंट्स के लिए। सो हम 3-4 दिन रहते थे वहाँ पे। तो जिस फार्म हाउस में हम ठहरे थे ना, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग ना हम जाते थे ब्रेकफास्ट के लिए ना थोड़ा सा शहर की तरफ। हमारा फार्म हाउस शहर से थोड़ा सा हटके था। तो वहाँ पे एक इलाका है जिसका नाम है आलम चौक। आलम चौक, आवान चौक, ख्याली बाईपास, ये रोड जो निकल रहा है जीटी रोड, वहाँ से वज़ीराबाद गुजरात वाला। सो हम ना आलम चौक गए, तो वहाँ पे ना कुछ दोस्त बैठे थे। जिस होटल पे हम नाश्ता कर रहे थे ना, वहाँ पे वो एक वाक़या डिस्कस कर रहे थे जो एक दिन पहले वहाँ पे हुआ था। सो मैं वो सुनने लगा। वो वाक़या आपके सवाल का जवाब है उसमें। उन्होंने कहा कि जी गर्मियों के दिन थे, वो गर्मी बेपनाह थी, जून जुलाई के महीने थे, लू चल रही थी और बहुत ज़्यादा हॉट डेज़ थे। तो उन्होंने कहा कि भाई कल का ये वाक़या है जी, तकरीबन दोपहर ना 1-2 बजे का वक्त था, और सुनसान था ये चौक सारा, क्योंकि धूप बहुत थी, गर्मी बहुत थी, लू चल रही थी, लोग अपने अपने घरों में पंखे से लगा के सुकून से सो रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। सो एक लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 15-16 साल होगी, यानी कि बिल्कुल यंग बच्चा, वो आप देखते हैं हमारे पाकिस्तान के स्पेशली पंजाब में वो रिक्शे चलते हैं, चिंची रिक्शे जिनको कहा जाता है, बूंदी रिक्शा भी कहते हैं उसको, लोकल जो होते हैं। तो वो लड़का वो चलाता था बेसिकली। तो वो ना आलम चौक में वो खड़ा था, वो रिक्शा लेके। सो वो आवाज़ें अब अपनी लगा रहा है, और दोपहर का वक्त है, लोग सो रहे हैं घरों में, कोई बंदा नहीं है वहाँ पे। अब वो आवाज़ें लगा रहा है, कोई सवारी नहीं है, सुनसान चौक हुआ बिल्कुल, धूप निकली, गर्मी बेबहा। थोड़ी देर के बाद ना वो बताता है कि एक बारिश बुज़ुर्ग ना, सफ़ेद दाढ़ी, बड़ा नूरानी चेहरा, वो आते हैं उसके पास, और वो बुज़ुर्ग आके कहते हैं कि बेटा मैं ना ऐदा पुत्त मैं जाना वा, किसी इलाके का उन्होंने नाम लिया, वो इलाका मुझे अब याद नहीं है। फॉर एग्जांपल लाठियाँ वाला उसने बुज़ुर्ग ने कहा, पुत्त मैं लाठियाँ ले मैं जाना वा, मैनू जल्दी आ बड़ी। तो उस बच्चे ने कहा कि बैठो बाबा जी, बैठो बैठो आओ। वो फौरी आके ना आगे वाली सीट पे बैठ गए। जैसे ही वो बुज़ुर्ग अब सीट पे बैठे ना, उन्होंने बच्चे को मुखातिब करके एक बड़ी अजीब सी बात की। उन्होंने कहा कि काका छेती कर, मैनू बड़ी जल्दी है, मैं लाठियाँ ले जाना, तो उत्थे जाके तेरी जान कढ़ लेनी है। अच्छा। वो बच्चा आगे से हंसने लग गया। उसने कहा कि बाबा है मेरे साथ, शुगले लगा रहा है, मजाक ये कर रहा है। तो उसने कहा अच्छा बाबा काट ली मेरी जान, बह जा, 2-4 सवारियाँ होने देते, निकल दें आप। अच्छा, वो बाबा जी दोबारा बैठ गए, वो बच्चा फिर आवाज़ें लगाने लग गया। थोड़ी देर में ना एक बुरका पोश खातून थी, जिन्होंने बुरका पहना हुआ था, वो टोपी वाले बुरके नहीं होते जो बिल्कुल ढांपा होता है जिसमें खुद को, वो बुरका पहने एक खातून भी आ गई रिक्शे के पास। उस खातून ने आके कहा कि बेटा मैंने भी ऐसे ऐसे जाना है। बच्चे ने कहा बैठो माँ जी। अच्छा, वो माँ जी अब पिछली सीट पे आके बैठ गई। जैसे ही वो औरत आके बैठी, वो बाबा फिर से बोला कि चल भी पुत्र, एक सवारी अब तुम्हारी आ गई है मजीद। सो मैंने लाठियाँ वाले जाना है, तो मैंने बड़ी जल्दी है, मैं उत्थे जाके तेरी जान कढ़ लेनी है, फिर मैंने वहाँ जाके तुम्हारी जान निकाल लेनी है। अब तो एक सवारी भी आ गई है। अब वो थोड़ा सा बच्चा थोड़ा सा हुआ कि यार शुगल एक दफ़ा होता है, बाबे नाल मेरा कोई मजाक भी नहीं है, कोई इनके साथ मेरा ऐसा सीन भी नहीं है, पहली दफ़ा मैं इनसे मिल रहा हूँ और ये इतना फ्रैंक हो रहे हैं, दूसरी दफ़ा इन्होंने ये बात की। तो वो लड़का आगे से बोला कि बाबा जी ज़रा सांस लें, साल वो ये रिक्शा है, इसमें मेरा फेरा पूरा होगा, 4-5 सवारियाँ बैठेंगी तो लेके जाऊँगा, आपने अकेले नहीं जाना है तो मैं सवारी उतारता हूँ, आप तुझी करा लो स्पेशल, आप मुझे स्पेशल के पैसे दें, मैं आप अकेले को ले जाता हूँ, सबर तुसी करो तो जान मेरी कढ़ लियो तुसी, साल वो ज़रा। इसी असना में वो जो पीछे बुरका पोश खातून थी ना, वो बोली, उसने कहा बेटा किससे बातें कर रहे हो। अच्छा। वो लड़का डर गया, उसने उस खातून की तरफ देख के कहा कि माँ जी ये बाबा जी बैठे हैं, इनसे बात कर रहा हूँ, नज़र नहीं आ रहा आपको। उसने कहा बेटा यहाँ पे तो कोई भी नहीं। लड़का मजीद सहम गया।
अभी ये बातें चल रही थी कि एक और खातून आ गई, उसने भी बुर्का ही पहना हुआ था। उसने आगे कहा कि बेटा मैंने ऐसे ऐसे जाना है। वो लड़का घबराते हुए कहता बैठो बैठो माँ जी, अब परेशान भी है वो, बैठो बैठो माँ जी। वो खातून बैठी, वो बाबा फिर से बोला कि चल भी पुत्तर हुण तां सवारियां दो तेरियां बह गई आके ते मैनूं बड़ी जल्दी आ ते मैं लाठियां ले जाना ते उत्थे जाके तेरी जान कढ लेनी है। अब वो लड़का ना गुस्से में आ गया। अब उसकी एज भी बेचारे की उतनी थी, 15-16 साल, इतना मैच्योर भी वो नहीं था। अब गुस्से में आ गया। वो बोला कि बाबा जी तुसी उतरो थल्ले, मैं तुहानूं लैके ही नहीं जाना। तुहानूं किन्नी वारी मैं कहा वा कि 4 सवारियां होण दी मैं लै जन्ना वा, तुसी की खापा ही जान का, तू कौन भाई, आप कौन हो जो इस तरह बात कर रहे हो कि मैंने जान नहीं कहा। वो लड़का डरने लगा कि ये कोई फरिश्ता तो नहीं ना, क्योंकि वो बारिश थे, नौरानी चेहरा, सफ़ेद सूट पहना हुआ है, बिल्कुल गेटअप भी वैसा था। इतने में वो जो दूसरी खातून आके बैठी थी बुरकापोश, वो भी बोली कि काका किहदे नाल गल्लां कर रहे हैं, किससे बातें कर रहे हो। लड़का डर गया कि माँ जी आपको नजर नहीं आ रहा, ये जो बीबी बैठी हैं इन्होंने भी यही मुझे कहा कि किससे बातें कर रहे हो, आप भी यही बात कर रही हो, आप दोनों को नजर नहीं आ रहा यहाँ पे ये बाबा जी बैठे हैं। वो दूसरी खातून बोली कि बेटा इत्थे तो कोई भी नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं है। अब वो चूंकि बच्चा सा था, वो 15-16 साल का था, वो जहनी तौर पर इतना परेशान हो गया, इतना डर गया, वो रिक्शा छोड़ के भाग गया। वो वहां से भाग गया कि उसको यकीन होगा कि ये कोई फरिश्ता आया है मेरी रूह कब्ज करने के लिए। वो भाग गया, पीछे से वो बाबा और वो दोनों खवातीन रिक्शा लेके निकल गए। कैन यू इमेजिन के ये देखें, आपने बात की थी टैलेंट की भी, आइडियाज जुगाड़ कैसे हैं भाई। उन्होंने वारदात डाली है, कोई पिस्टल का इस्तेमाल नहीं किया, कोई गाली नहीं दी, कोई थप्पड़ नहीं मारा, कोई धमकी नहीं दी, कोई नाजेबा रवैया नहीं उन्होंने इख्तियार किया, लेकिन माइंड गेम उन्होंने खेला कैसा भाई। उन्होंने अपना टारगेट ढूंढा पहले भाई, एक सुनसान चौक में, वहां पे उन्होंने ऐसा बच्चा देखा जिसकी उम्र 15-16 साल है, उसको अपना टारगेट किया और फिर उसके माइंड के साथ ऐसा वो खेले कि 15-20 मिनट की इस वारदात में जो लोग इर्द गिर्द अगर कोई गुजर भी रहा है तो किसी को शक भी नहीं हुआ कोई, ठीक है, और ये उन्होंने काम भी डाल दिया। ऐसे माइंड सेट हैं हम लोगों के कि कितने टैलेंटेड हैं। अब आपका जो सवाल है कि इतने टैलेंट के बावजूद हम लोग नीचे की तरफ क्यों हैं, उसकी रीजन बस इसी वाकये से आप समझ जाएं। ज़िशान भाई, ये जो आपने वाकया सुनाया है इसमें अफसोस भी बहुत है और एक किस्म के ना मज़ाक भी पैदा हो गया। तो इसी हवाले से ना मज़ाहिया ही एक वाकया ही बन गया। वो साइकिलों वाला है हमारे ना घर के बाहर, तो उससे मैं एक गाड़ी निकली MPA की ना, तो उसको ना वो गालियाँ निकाल रहा हो। मैंने कहा गालियाँ क्यों निकाल रहा है? कहता है मेरी यहाँ पे दुकान होती थी और इसने ना अपने ताल्लुकात की बिना पे ना वो दुकान मेरी तोड़वा दी, तो मैं इसके ऊपर आ गया। वो उसने ना एक रखा हुआ है लकड़ी का बना के, क्या उसको शॉप टाइप लकड़ी की बनाई, एक उसको मूव कर लेता है कहीं पे भी ना। तो मैंने कहा यार तुम इसको मारोगे कैसे, ये तो इसके साथ सिक्योरिटी भी इतनी है। कहता कोई नहीं, बद दुआवा नाल। बिल्कुल। मैं अब जो आपने की है ना, जिस चीज़ के ऊपर हम बात कर रहे थे, जो मैंने स्टोरी भी एक शेयर की है, टैलेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर हमारे लोगों के आइडियाज़ बहुत ज़्यादा शार्प हैं, बहुत तेज़ लोग हैं टैलेंट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, जो टैलेंट और जो वो माइंड सेट है ना, उसको कहीं पॉजिटिव वे में यूज़ नहीं करते, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ। यानी कि नौजवान भी देख लेना, वो मेहनत से बचेगा, वो चाहेगा कि शॉर्टकट मुझे कोई मिल जाए, शॉर्टकट के थ्रू मैं आगे निकल जाऊं। अब देखें, कामयाबी के कुछ असूल हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, वो आपने जब तक आपने क्रॉस नहीं करने 1 by 1, तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। हमारे यहाँ हम लोग इन चीज़ों से बचते हैं। माइंड भी है, टैलेंट भी है, आइडियाज़ भी हैं, सब कुछ है, मेहनत से बचते हैं। ये टैलेंट अपना नेगेटिव वे में लगाते हैं, जिसकी एक सबसे बड़ी मिसाल है, अब पूरी दुनिया में इंटरनेट यूज़ हो रहा है, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, लोग सोशल मीडिया के थ्रू अपनी ज़िंदगियाँ बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत कुछ कमा रहे हैं, बहुत फेम हासिल कर रहे हैं, सब कुछ हासिल कर रहे हैं लोग। क्रिएटिविटी के हवाले से लोग बहुत कुछ गेन कर रहे हैं वहाँ से। लेकिन हमारे मुल्क में आज भी सोशल मीडिया किन कामों में ज़्यादा यूज़ होता है आप बखूबी जानते हैं। सो हमारे पास अगर कुछ एक अच्छी चीज़ भी है तो हम उसका इस्तेमाल गलत चीज़ों की तरफ लेके जाके करते हैं। इस यही वजह है कि वो वे नहीं मिल रही। अगर हम पॉजिटिव वे पे अपने टैलेंट को लगाएंगे तो कैसे हो सकता है कि हम लोग तरक्की ना करें। प्रोडक्टिविटी उसी से आएगी। अच्छा ज़िशान भाई, कोई आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाकया जिसने आपको बड़ा हैरान कर दिया हो, बड़ा मतलब कोई दुखी हो जाए या बड़ा कोई किसी भी टाइप का कोई वाकया हो जो आपको बड़ा याद रहा हो? अच्छा रईस भाई, बहुत सारे वाकयात हैं। अब अगर हम जिस तरह आपने ये एक टॉपिक एक छेड़ा था कि हमारे मुल्क में टैलेंट बहुत है लेकिन फिर भी हम लोग नीचे हैं,
तो वहाँ से मुझे याद है। अब इस तरह कोई स्पेसिफिक कोई एक चीज़ का हो तो वो तो मुझे भरपूर याद है, लेकिन फिर भी बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। अगर अब शेयर करने बैठे तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, बिकॉज़ मैंने अपनी लाइफ में सफ़र बहुत किया है, चूँकि हम म्यूज़िक टूर्स बहुत हमने किए हैं सूफ़ीज़्म के हवाले से। सो बहुत मैं बुज़ुर्गों के पास भी बैठा हूँ, मुतालिया बहुत किया है, रेडियो ने बहुत कुछ सिखाया है। सो बहुत बहुत कुछ ऐसा देखा है अजीब व गरीब सा कि हैरान भी हुए हैं, कई जगहों पे परेशान भी हुए हैं, कई जगहों पे पशेमान भी हुए हैं जो हालत ज़ार देखी है अपने इस मुल्क में। सो बड़े बड़े हैरान कुन वाक़यात हैं। अब मैं कौन कौन सा आपके साथ शेयर करूं, कौन कौन सा बताऊं। एक छोटा सा मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। 2016 में हम लोग बहुत ज़्यादा मकबूल थे, बहुत फेमस थे। फैसलाबाद के लड़के इस नेम से हमारी पैरोडीज़ आती थी, और आते ही चंद सेकंड्स में, एक मैं मिनट भी नहीं कह रहा, चंद सेकंड्स में वायरल होती थी। चंद सेकंड्स में आपको मैंने उस दिन दिखाई भी थी, आपने देखी भी थी वो वीडियोस, कि हमारे जितने न्यूज़ चैनल्स हैं, हमें नहीं पता होता था, हम वीडियो लगा के घर जाके सो गए, वो फेसबुक से उठा के खुद ही अपने हेडलाइंस पैकेजेस में चला रहे होते थे वो क्लिप्स। सो हम 2000 पाकिस्तान में मैं ये भी चीज़ बता दूं कि पाकिस्तान में फ़ेसबुक लाइव जब आया था तो सेकंड फ़ेसबुक लाइव हमने किया था पाकिस्तान में। पहला किया था वकार ज़का ने, सेकंड पंजाब से किया था हम लोगों ने। फैसलाबाद के लड़के, हमारा एक पेज था, वहाँ से हमने लाइव आए थे, और वो हमारा लाइव शो इतना वायरल हुआ था, इतना वायरल हुआ था कि हमें तब इतना पता नहीं था इंटरनेट का। हम जस्ट फेसबुक पे आके वो लगा के चले जाते थे। लोगों ने वो वीडियोज़ उठा उठा के यूट्यूब से लगा के बहुत कमाई भी की, बहुत पॉपुलैरिटी भी गेन की। सो उसी वीडियो से ना हमें पाकिस्तान का एक टीवी चैनल है, मैं नाम ले ही लूँ, मुझे कोई इसमें इशू नहीं है, दुनिया टीवी, वहाँ का एक प्रोग्राम है जो अभी भी चल रहा है मज़ाकरात के नाम से। हमें वहाँ से कॉल आई और हम वहाँ, उन्होंने कहा कि हम आपको अपने शो में लेना चाहते हैं। सो वो जो रात थी ना रईस भाई, वो मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी रात थी जब ये कॉल आई। मुझे आज भी याद है, 23 या 24 रमज़ान था, और मुझे यहीं स्टूडियो से ही मेरे दोस्त की कॉल आई कि ज़िशान स्टूडियो पहुंचो जल्दी, बाकी जो टीम के मेंबर हैं उनको भी लेके। मैंने कहा क्या हो गया, इस वक्त खैरियत है? एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अब ज़रा देखिएगा, उस इंसान को जहन में रखिए, उस लड़के को, उस बच्चे को जो ग्रास रूट लेवल से उठ के आया है, जिसने मेहनत की है, मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ है, जिसके लिए कुछ चीज़ें ख्वाब थीं, और आज उसके वो ख्वाब इस तरह पूरे हो रहे हैं कि जिन लोगों को वो टीवी पे देखता था उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, और उनको बुलाया जा रहा है। ये नहीं कि आप अपना काम लेके चैनल्स पे जा रहे हैं कि सानू रख लो, सानू रख लो, नहीं, चैनल वाले खुद आपका काम देके मुतासिर होकर आपको बुला रहे हैं। ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी हमारे लिए, तो हम बड़ी खुशी खुशी हम यहाँ पहुँचे। सो यही जिस जगह पे हम बैठे हैं, इस प्लाजे की छत पे हम गए, तो वहाँ पे हमने सारी रात इंजॉय किया। सो सहरी के वक्त हम घर गए तो मुझे नींद नहीं आई रोज़ा रखने के बाद भी कि यार मुझे हमें कहाँ से कॉल आई है। सो खैर हम गए वहाँ पे, मेरे लिए बहुत बड़ी वो दिन था। अमानुल्लाह साहब के साथ मैंने परफॉर्म किया बजाते खुद। तो वो एक ऐसा दिन था जो मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार दिन था। खुदा गरीब की रहमत करे, अमानुल्लाह साहब लेजेंड थे, कॉमेडी किंग थे, पूरी दुनिया उनको जानती मानती और पहचानती है। जहाँ जो बात मैं कर रहा हूँ, आपने कहा कि ऐसा वाक़या जो जिसमें दुख भी हो, खुशी भी हो, हैरानी भी हो, तो ये ऐसा एक वाक़या जिसमें पहले आपने खुशी देखी है कि दीदनी थी खुशी मेरी कि ज़िंदगी का इतना बड़ा ख्वाब जो पाया तकमील तक पहुँच रहा है। सो उसमें हम वहाँ पे हमने रिकॉर्ड किया, हमारा प्रोमो रिकॉर्ड हो गया, सब कुछ ओके हो गया, और हमें उन्होंने 4 मिनट परफॉर्म करने का कहा, तो हमने 13 मिनट परफॉर्म किया। अयूब खावर साहब जितने मीडिया इंडस्ट्री के लोग हैं वो जानते हैं कि वो जितने भी कॉमिक जो शोज़ हैं पॉलिटिकल बेस के ऊपर, इनके फादर हैं वो, उन्होंने ये शोज़ बनाने शुरू किए थे। और वो थे जुनैद सलीम साहब जो हस्बे हाल के एंकर रह चुके हैं। उसके अलावा सखावत नाज, इफ्तिखार ठाकुर साहब, अमानुल्लाह ये उस प्रोग्राम का हिस्सा थे। वासे चौधरी साहब एंकर थे, डीजे मोहसिन अब्बास ये थे, आइमा बेग जो गुलकारा हैं ये को होस्ट थी। यानी कि सब ये लोग, आवाम चली गई थी उठ के, उनकी जो स्टाफ जो टीम वहाँ बैठ गई थी, और हमने वहाँ पे परफॉर्म किया और बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म हमने किया। अब हमारे साथ उनकी ना सब कुछ फाइनल हो गया। उन्होंने हमें कहा कि आपके ये गेटअप्स होंगे, पेमेंट तक उन्होंने क्लियर कर दी, और मैं बता तो नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन हमारे साथ बड़ा हैवी अमाउंट हमारे साथ उन्होंने ओके किया, और हम बहुत खुश उन लम्हात में। यानी कि यहाँ तक सोच लिया था हमने कि यार चूँकि मैं अगेन कहूँगा कि ग्रास रूट लेवल से उठ के आए थे, मेरे साथ मेरी टीम के जो लड़के थे,
ये तक उन्होंने सोच लिया कि हमने फ़लाँ जगह पे अब घर लेना है, मैं अपने घर के लिए ये चीज़ बनाऊंगा, यानी कि ये चीज़ें फौरी आती हैं ना बंदे के जहन में। सो हम खाना खाने गए हैं वहीं पे स्टूडियो में ही। खाना खाने के बाद आए हैं तो वो डायरेक्टर साहब जिन्होंने हमें बुलाया था, जो हमें आधा घंटा पहले इतनी दाद दे रहे थे, हमारे साथ हर चीज़ को ओके कर रहे थे, उनका लहजा थोड़ा सा बदला हुआ महसूस हुआ। लेकिन उन्होंने कहा कि ओके हम आपको फिर बताएंगे नेक्स्ट कॉल पे। फिर नेक्स्ट कॉल नहीं उनकी कभी आई रईस भाई। वो बहुत वक्त गुजर गया, हम खुद फिर हम पता करें भाई आखिर हुआ क्या है। अगर आपकी तरफ से इनकार भी हो तो आप हमें खुल के तो बताएं ना। आपने हमें वेटिंग पे लगाया हुआ है तो हमें पता तो चले। खैर 4-5-6 महीने गुजर गए, हम भी नाउमीद हो गए, बड़ा दिल दुखा। फिर उस पहले खुशी हुई, फिर हैरानी हुई, फिर दुख भी आ गया आपने जो सवाल किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाद में जब उकदा खुला तो पता लगा था कुछ लोग हमारे वहाँ पे काम करने पे या वहाँ पे पहुँचने पे राज़ी खुश नहीं थे। तो मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, अल्लाह ही पूछेगा जिसने भी जो भी किया। अच्छा, ये बात ना मैं बड़ा दिशान भाई हैरान होता हूँ कि जिसको अल्लाह ने इज्जत दी है या अल्लाह जिसको इज्जत देना चाहता है, तो हम लोग कौन होते हैं जो उससे छीन लें। हमारे जेलेसी फैक्टर हमारे मुआशरे में इतना ज़्यादा हो गया है, और इवन फैमिली में भाई को भाई के साथ, भाभीयों को नंदों के साथ, आपस में फैमिली के अंदर से ये बात शुरू है और बाहर तक ये जाती है। और जेलेसी खाम खा की देखे ना, या तो अगर आप किसी के नसीब का ले सकें बिल्कुल तो आप जेलस हो, उसका फ़ायदा भी हो। तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि जो आपको अल्लाह जिस इंसान को देना चाहता है आप उससे जेलस होना स्टार्ट हो जाएं कि इसको क्यों ज़्यादा मिल रहा है, या ये आके हमारे ऊपर ना लग जाए, हमसे बेहतर ना हो जाए। देखिए ना, मैं आपके ने बहुत अच्छी बात की कि घरों में भी है। अब अनफॉर्चुनेटली मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि मुआशरा जो होता है ना, वो मुआशरे में रहने वाले लोगों का ही अकास होता है, उन्हीं का अक्स वो दिखाता है। जब घर से ही एक बच्चा ये देख रहा है कि मेरी जो माँ है वो अपनी बहू के साथ उसका रवैया ऐसा है, जो मेरी बहन है यानी कि जो माँ की बेटी है उसका रवैया माँ के साथ और है, जो मेरे भाई की वाइफ है, जो मेरी माँ की बहू है, जो मेरे बाप की नूंह है, उसका रवैया कुछ और है। तो आपस में जब एक बच्चा यही सब कुछ देख के बड़ा होता है तो उसका माइंडसेट ऑलरेडी बन चुका होता है ऐसी। तो हसद हम घरों से ही बच्चों को सिखा रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा फॉल्ट मेरा ख्याल है माँ बाप का है, जो कि तरबियत करते हैं। मुझे बड़ा बुरा लगता है जब एक बच्चे को किसी दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर करना शुरू कर जाते हैं कि वो ये कर रहा है, या हमारे कंपैरिजन बहुत ज्यादा है कि वो उसने ये कर लिया तो तुमने क्यों नहीं किया। हर इंसान को अल्लाह ताला ने फितरत पे बनाया है, बिल्कुल। तो वो जो उसकी फितरत है वो कभी हम चेंज नहीं कर सकते, वो उस फितरत के ऊपर बन के आया। तो ये जो कंपेयर कर रहे होते हैं ना, ये उसको ख़राब करने वाली एक चीज़ है। एक टाइम आता है कि वो इतना नेगेटिव हो जाता है, इतना डिप्रेस हो जाता है, अगर किसी को तरक्की करते हुए देखता है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। हसद जो आप कह रहे हैं ना, वो अच्छा ये नहीं, इसी हर फील्ड में ही है। यानी कि मैं अक्सर ये देखता हूँ, अमान साहब की मुझे अगेन यहाँ पे बात याद आ गई, कमाल की ऑब्जर्वेशन थी उस बंदे की। वो कहते थे कि साढ़े ते असूल या कानून ये वा कि दो कज़न ने ना ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮਿਲੂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਡੀਐਸਪੀ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕੱਛਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਲਦਾ ਹੁੰਨਾ ਸੀ तू। अच्छा इस तरह की बातें करेंगे और हमारे यहाँ ऐसे होता है। अब वो जिसने भी हमारे साथ हसद किया, जो भी किया, उसके बाद भी अल्लाह पाक ने हमें इज़्ज़त दी। आज भी आप देखें मरियम नवाज़ के ट्विटर अकाउंट पे मेरा सॉन्ग पड़ा है जो उन्होंने रीट्वीट किया था। बहुत बड़े बड़े चैनल्स ने, ISPR ने, जब ये 2019 में पाकिस्तान इंडिया के हालात ख़राब हुए थे, अभिनंदन वाला वो वाक़या हुआ था, आपको याद होगा, तब हमने एक पैरोडी सॉन्ग बनाया था पाकिस्तान के लिए भी। उसमें यानी कि एक मोटिवेशनल एक बात थी। सो वो भी वायरल हुआ, इतना वायरल हुआ कि वो ISPR ने अपने पेज पे लगाया था। सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने तो फिर भी हमें इज़्ज़त दी, हम तो आज भी सर्वाइव कर रहे हैं, आज भी जी रहे हैं, आज भी लोगों का प्यार हासिल कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने तब हमारे साथ ज़्यादती की, फिर उसके बाद हमने उनको बहुत नीचे आते देखा, क्योंकि मेरा एक ईमान है इस बात पे कि अल्लाह ताला आपकी मेहनत को हमेशा रंग लगाता है, वो आपकी मेहनत को कभी रखता नहीं, उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की है ज़ीशान भाई, कि मैं पहले भी यही कह चुका हूँ कि जिसको अल्लाह इज़्ज़त देना चाहता है कोई इंसान उसको रोक नहीं सकता, और जिसको नहीं देना चाहता कोई उसको दे नहीं सकता। तो एक आपने अभी बात की, जो कज़न्स हैं आपस में DSP लग जाते हैं, तो दूसरा कज़न ऐसे ही जेलस होना स्टार्ट हो जाता है, सारी उम्र उसकी ऐसे ही गुजर जाती है।
लेकिन एक और भी इसका पहलू है कि कुछ लोग इतने ज्यादा पॉजिटिव भी हो जाते हैं, वो कहते हैं मेरा कजन डीएसपी है। अच्छा, किसी से पूछे ना आप क्या करते हैं, तो कहते हैं भाई बाहर होते हैं। हाँ बिल्कुल तो ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ये भी एक फैक्टर है जिससे इससे भी बचना चाहिए। आप खुद क्या हैं ये लोग भी। अच्छा सीन ये है ना रईस भाई कि लोग यानी कि जलते ऐसे हैं कि एक कंपनी में अगर 4 दोस्त काम कर रहे हैं ना, तो उसमें से एक अगर ऊपर जा रहा है, उसकी उसकी तरक्की हो रही है, प्रमोशन हो रही है, तो दूसरे 3 हैं उनको अजीब सी जेलसी हो जाती है कि ये क्यों ऊपर जा रहा है। तो यानी कि वो जैसे एक लतीफ़ा है बड़ा कि एक दोस्त को अल्लाह पाक ने बड़ा नवाजा, तो दूसरे ने भी वो चिल्ला गया, तो उसको पूछा भी हाँ भी तू की मांगा, उन्होंने कहा ये देखो लो वापस ले लो। तो यानी कि ये एक सीन है हमारे यहाँ कि हम लोग कहते हैं कि यार मुझे कुछ मिले ना मिले, इनू भी ना मिले। अच्छा, एक बड़े मजे की बात बताऊं आपको दिशान भाई, मेरे मामू ने ना घर बनाया यहाँ पे तारकाबाद में ना, नया घर बनाया, बड़ा खूबसूरत घर बनाया उन्होंने। तो उनके घर ना उन्हीं की फैमिली का, मिसेस का जो मेरी मुमानी है, उनकी फैमिली से ना एक कोई फैमिली आई, तो उनका ना बेटा बैठा हो, अब पता नहीं क्या इशू था, वो ना ऐसे घर को देख रहा था, सारा घर देख के ना उसने कहा कोई नहीं ਅਸੀਂ भी बनावांगे ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ लगेगा पता। और वो ना बकायदा शुरू हो गया कि कख भी नहीं सी ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿਦਾਂ बना लिया पता नहीं। अब ये देखे ना कैसी तो अजीब सी बात है, मतलब हर एक पे वो बजाय इसके कि आपके मामू का ने घर बनाया, खुशी भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा घर बनाया, अजीब सा अंदर से एक हसद जाग उठना और आग लग जानी और फौरन उसके कंपटीशन में आ जाना, एवं ही खुद को ले आना कंपटीशन में भी, और असीम यह करना वो देखा देखी में। हमारी एक आदत है ना, मैं हमेशा अपने शोज़ में भी ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तानियों को देखा देखी में काम करने का बड़ा शौक है। अभी आप रोड पे जाएं, सड़क पे आप चलते चलते ना एक जगह पे रुक के ऊपर की तरफ देखने लग जाएं, आपके देखा देखी में 10 लोग और आगे ऊपर देखने लग जाएंगे, गल कोई भी नहीं होनी। देखा देखी में काम करने की हम लोगों को आदत है। बस दुआ है अल्लाह पाक से कि हमारे मुआशरे में बदलाव आए और बेहतरी की तरफ हम जाएं। आमीन। बहुत अच्छा लगा ज़िशान भाई आपसे मुलाकात करके। वीडियो तो हमारी बन ही रही है, पॉडकास्ट तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन वैसे भी मिलके मतलब रिफ़्रेश हुआ हूँ मैं, और दिल की जो बातें थी वो भी आपसे हो गई। मुझे खुद बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह ये मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन वाइंड अप करने से पहले मेरी एक फ़रमाइश है, जैसे आपने मुझसे एक फ़रमाइश की शुरू में कि आप अपना वो आइटम सुनाएं जो बड़ा फेमस है, वो मैंने सुनाया। अब मैं चाहता हूँ जाते जाते आप, चूँकि ख़ुद बहुत बारीक हैं और बड़ा कमाल का गाते हैं, मैंने आपको सुना है, तो एक आधी स्ताई हमें अता कीजिए। आज हम ये एजाज़ कैसा साहब को डेडिकेट करते हैं। तो अगर इजाज़ कैसा साहब की बात है तो मैं सिर्फ एक स्थाई, उन जैसा तो खैर मैंने अभी तक सुना भी कोई नहीं, लेकिन चलें एक ट्राई करता हूँ उन्हीं कही। इश्क जदों अपनी अखीर कर देंदा ए, इश्क जदों अपनी अखीर कर देंदा ए, रांझणे ने वेखदा फकीर कर देंदा। वाह 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 वाह। रांझणे ने वेखदा फकीर कर देंदा। इश्क जदों अपनी अखीर कर देंदा ए, रांझणे ने वेखदा फकीर कर देंदा। रांझणे ने वेखदा फकीर कर देंदा। वाह वाह वाह, क्या बात है रईस भाई, क्या बात है। खुश रहें जी, सलामत रहें आप भी। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा माहौल बनाया और आपने याद रखा। इंशाल्लाह ताला ज़िशान हैदर हमेशा आपके लिए मौजूद है जी, मिलते रहेंगे, मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। और मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल का आइकन है उसको लाजमी प्रेस करें। थैंक यू सो मच, और आपसे मैं इंशाल्लाह रेगुलर बेसिस पे मिलता रहूँगा ऐसी ही पर्सनालिटीज़ के साथ।